Hello students. So in continuity with our previous class where we were discussing about some examples of dimensional formula with their relationships, dimensions and dimensional formula कैसे हम लिख सकते हैं for different physical quantities. Let's go ahead. Okay. So we stopped at coefficient of viscosity. ठीक है, हम आगे का formula देखते हैं. Okay. So the next is, if I say that you need to tell me about an angle or angular displacement, an angle or angular displacement, ठीक है. अब भाई सीधी सी बात है कि एंगल या एंगल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए हम निकालते कैसे हैं. ठीक है, तो देखो जो आर्क होता है, ठीक है, आर्क डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेडियस, इससे हमें पता चलता है कि एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट होता है. अब आपको पता है आर्क क्या होता है ना. आर्क क्या होता है, मान लो कि अगर एक सर्कुलर एरिया है और उसका मैं इतना पोर्शन ए बी अगर जो है मैं कट कर दूं, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कट करके अलग कर दूं, इसको हम कहते हैं आर्क. और रेडियस तो आपको पता है ना, दिस इज योर रेडियस आर, है ना. सो आपको आपके पास आर्क है, आपके पास क्या कहते हैं इसे, रेडियस है. तो आप क्या कर सकते हो, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अब यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है आर्क या रेडियस, है ना. तो आर्क क्या है, आर्क इज ऑल्सो अ लेंथ, है ना. और रेडियस क्या है, रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ. तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ भी लिख सकते हैं. करेक्ट. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, यू कैन राइट इट एज m0 l0 t0. ओके, क्योंकि एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. सिमिलरली द नेक्स्ट physical quantity is trigonometric ratio. Trigonometric ratio, ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, एटसेट्रा, है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, करेक्ट, कॉट थीटा, है ना. अब भाई सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अगर निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. आप क्या लिखते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ होता है, और हाइपोटेन्यूस भी लेंथ होता है. तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालते हैं वो किसके बेसिस पे निकालते हैं, लेंथ से लेंथ को डिवाइड करते हैं. तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हो, L डिवाइडेड बाई L. करेक्ट. तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 एंड t रेज टू 0. करेक्ट. सिमिलरली द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज योर एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, तो अगर वेलोसिटी को आप देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, एंगल अपॉन टाइम. ओके. और एंगल के बारे में हमें क्या पता है कि भाई एंगल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो l टू द पावर 0 होता है. यहाँ पे देखो, है ना, m0 l0 t0. एंगल यहाँ पे 21 जो हमारा जो नंबर में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा था ना, तो एंगल क्या होता है, l0. ठीक है. तो और टाइम की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम तो t हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 t raised to -1. दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी. ओके. अब बात आती है कि भाई हमने वेलोसिटी निकाल ली, अब हम क्या बात करेंगे भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे एक्सेलरेशन को निकालते थे, तो भाई वहां पे वेलोसिटी और टाइम का रोल आता था एक्सेलरेशन निकालते समय.
है ना, आता था कि नहीं, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करते थे तो आप क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो कैसे निकालोगे, तो ये एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी दिस वन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, t⁻⁻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 ⁻
डायमेंशनल फॉर्मूला का m0 L0 t raised to minus 2, t raised to minus 2. This is what? This is your angular acceleration. Then comes your next physical quantity, which is known as radius of gyration. अच्छा, ये क्या है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको दो बातें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. वन इज कि भाई वो फिजिकल कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको आप कैलकुलेट कैसे करते हो, है ना. और जब कैलकुलेशन पता चल गया, मतलब फॉर्मूला पता चल गया, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला. अब देखो भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये है एक्चुअली क्या, रेडियस. और रेडियस को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई डिस्टेंस. रेडियस जो है वो लेंथ से कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस, है ना. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग जो है उसका डायमेंशन लिखते हैं एल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का, m0 ओके l t raised to 0, है ना, या l to the power 1 भी लिख सकते हो आप, है ना. सिमिलरली योर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के साथ, ठीक है. तो बहुत सिंपल है, मास मतलब m मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के साथ. अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, l raised to 1, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये l स्क्वायर के साथ. तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा व्हाट विल बी दैट, m टू द पावर 1, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. ये सब पढ़ने वाले हो हाँ नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में, तो ये घबराओ मत कि ये क्या बता रहे हैं, बस समझो कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं. और आपको यहाँ पे ये समझना है, मैं इतने एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आपको आ जाए, ठीक है. तो अब एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. अब बहुत सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या पता चला, m l स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को देख लो, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, t raised to -1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t raised to -1. तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l t raised to -1. करेक्ट. ये आपका क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है. सिमिलरली अभी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आपका डिस्कस होने वाला है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स, या हम लोग कभी कभी इसको मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं, ठीक है ना. तो मोमेंट ऑफ फोर्स, अब मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई अगर डिस्टेंस करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकलता है. अगर आपको याद होगा फोर्स, भाई फोर्स कैसे निकलता है, तो फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन करना होता है, ठीक है. तो फोर्स आपका होता क्या है, m l t raised to -2, है ना, इनटू डिस्टेंस करना है, मतलब क्या निकलेगा, l. तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा m l इंटू l, l स्क्वायर
टी रेज टू माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है टॉर्क। अभी टॉर्क को भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है, देखो इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। ठीक है, एक तो होता है भाई आप फोर्स जो भी लगा रहे हो उससे कितना डिस्टेंस जो है कवर हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, जो भी आपने एंगुलर मोमेंटम लगाया, जो भी आपने एंगुलर मोमेंटम लगाया उसको डिवाइड पर यूनिट टाइम कितना लगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो डिवाइड बाई टाइम कर दिए। तो हमें क्या पता है, दोनों फॉर्मूले से देख लेते हैं ना। हमें क्या पता है, अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस हम लेते हैं तो क्या है, फोर्स होता है ml टी रेज टू माइनस टू और इंटू एल डिस्टेंस। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस वन। ये यहाँ कैलकुलेट किया है ना एंगुलर मोमेंटम, देखो 27 फिजिकल क्वांटिटी एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस वन, है ना, और डिवाइड बाई क्या किया, टी किया। देखो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m तो m रहेगा, l स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और t रेज टू माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो दोनों का डायमेंशनल, यहाँ क्या पता चला भाई, दो फॉर्मूले भी अगर है तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसा नहीं दो फॉर्मूला होगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और हमें फ्रीक्वेंसी हमें क्या पता होता है, 1/t, है ना। तो 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला में 2 पाई आ रहा है, लेकिन 2 पाई इज कांस्टेंट। और डायमेंशनल फॉर्मूला का अगर आपको याद होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से नहीं होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/टाइम। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, t रेज टू माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 t रेज टू माइनस वन। करेक्ट, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका। सिमिलरली नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है वेवलेंथ। ओके, अब वेवलेंथ की जब बात करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेवलेंथ करेंगे तो उसको एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ओनली। और डिस्टेंस के लिए हमें क्या पता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ l रेज टू 1। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L1 t रेज टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है ना। अच्छा, एक और फिजिकल क्वांटिटी है वो हम देख लेते हैं, दैट इज योर हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट। अब हबल कांस्टेंट क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए रिसेशन स्पीड जो है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग डिस्टेंस के साथ। तो अभी परेशान मत हो कि रिसेशन स्पीड क्या है, वी विल डिस्कस दैट। इतना समझो कि भाई रिसेशन क्या है, रिसेशन स्पीड इज अ स्पीड। और स्पीड के लिए हमें क्या पता है कि lt रेज टू माइनस वन होता है, स्पीड या वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं, और डिवाइडेड बाई आप डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। तो इससे क्या पता चला, m0 L0 t रेज टू माइनस वन। दिस इज फॉर योर हबल कांस्टेंट, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया। दिस इज व्हाट योर इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो अब हमें पता क्या करना है कि भाई डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होता है, m, ओके, l स्क्वायर t रेज टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टाइम का तो डायमेंशन t होता है, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, l स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो इससे अब इसको डायरेक्टली डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा भाई, m तो m का m ही रहेगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ये l 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t की वैल्यू जो है वो आपकी -1 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। आई एम सॉरी, ये t⁻³ होगी ना, ये t⁻³ होगी, बिकॉज ये t ऊपर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला इज योर रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे कि भाई आपका जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है, m(t⁻³ डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ही तो है एक्चुअली, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, l(t⁻⁻1). तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, m l⁻⁻1 and t⁻². Okay, this is your radiation pressure. Okay, now next your physical quantity is your energy density. ओके, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मास डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, आप मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हो, है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेते हो। तो एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लोगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ले लोगे। ये पर यूनिट बोलते हैं, पर की बात करते हैं मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml⁻², t⁻², वॉल्यूम का क्या होता है, l⁻³, है ना, l³ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m l⁻⁻1 t⁻²। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ml⁻⁻1 t⁻² क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स योर नेक्स्ट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी which is known as critical velocity. Now what is this critical velocity? तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। रेनॉल्ड्स नंबर को आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, जो आपने मास डेंसिटी निकाली है इनटू रेडियस, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। अब एक एक करके इनका जो है हम क्या देख लेते हैं, डायमेंशंस देख लेते हैं। तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर जो है इट इज कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, m0 l0 t0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m l-1 t⁻²। ओके, m l-1, आई एम सॉरी, शायद इसका डायमेंशन होता है m l-1 t⁻⁻1, हाँ t⁻⁻1 होता है, ठीक है। कभी कभी याद नहीं रहता है ना। तो हम लोगों ने इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं कि हमें जो है ये याद हो गए हैं, हमने इतना इसके बारे में जब प्रिपरेशन किया तो पढ़ाई किया था। मास डेंसिटी क्या होता है, तो मास डेंसिटी जो है वो होता है ml-3, और रेडियस क्या होगा, रेडियस तो l ही होगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, m तो 0 हो जाएगा, l जो है वैसे ही का वैसे ही रहेगा,
और t जो है वो -1 रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद और एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी, हम उसको समझ लेते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, 2 इंटू, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एस्केप वेलोसिटी कहाँ यूज होता है, ये जो एस्ट्रोनॉट लोग स्पेस में जाते हैं ना, तो वहां पे एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है, इनटू अर्थ्स रेडियस, ठीक है, रेज टू हाफ। ये क्या हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी रेज टू -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अर्थ्स रेडियस, रेडियस है मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है मतलब क्या है, लेंथ, ठीक है, और दोनों में रेज टू हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ है रेज टू, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, m तो 0 हो जाएगा, है ना, m तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन l t रेज टू -1 रह जाएगा, है ना। तो इससे क्या, क्योंकि l हाफ और l हाफ मल्टीप्लाई होगा तो l रेज टू 1 रह जाएगा, और t रेज टू -2 है, उसका हाफ करोगे तो t रेज टू -1 रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट इज नोन एज हीट एनर्जी, ठीक है। तो हीट एनर्जी, भाई एनर्जी याद रखो, अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, है ना, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, वर्क डन के फॉर्म में समझ सकते हैं, एनर्जी या वर्क डन। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि भाई एनर्जी या वर्क डन जो होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो चाहे वो हीट एनर्जी ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो इंटरनल एनर्जी भी हम कई बार कहते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये पार्ट, ठीक है, हम पढ़ेंगे तब, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो जब हीट एनर्जी ही क्यों ना हो, एनर्जी तो है ना वो, चाहे वो हीट एनर्जी है या किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो है क्या चीज, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी या वर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बहुत सिंपल है, डाल दो। फोर्स क्या होता है, ml(t)(-2), और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l, तो क्या हो जाएगा ml2(t)(-2), ठीक है, ये क्या हो जाएगा ml2(t)(-2). और अगर आपको याद होगा कि अगर हम एनर्जी भी कैलकुलेट करते थे तो वो भी, उसकी भी वैल्यू क्या होती थी, एनर्जी या वर्क, उसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था, ml(2)(t)(-2). Okay, next your physical quantity is kinetic energy. Kinetic energy. अब kinetic energy का क्या होता है फॉर्मूला, तो भाई हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हाफ का तो हाफ रहने दो भाई, हाफ का मल्टीप्लाई भी होगा तो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास का डायमेंशन क्या होता है, m, है ना, और वेलोसिटी का क्या होता है, l(t)(-1), उसका क्या है, हमें स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ml2t(-2), एंड दिस इज व्हाट योर काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो एन एनर्जी, है ना, जिसका फॉर्मूला कुछ दूसरा होता है, लेकिन ये क्या है, एनर्जी है। तो देखो, चाहे वो हीट एनर्जी हुआ या काइनेटिक एनर्जी हुआ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हमेशा सेम मिल रहा है, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में मैं आपको जो है एक और एनर्जी के बारे में बता देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी एट रेस्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, हम बताएंगे। तो ये क्या होता है भाई, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है,
इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब भाई मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। एक्सेलर आई एम सॉरी, लेट मी इरेज इट। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, चाहे वो ग्रेविटी के थ्रू ड्यू टू ही क्यों ना हो, लेकिन है तो एक्सेलरेशन, एल टी रेज टू माइनस टू हो गया। और हाइट क्या होता है, दैट इज ऑल्सो लेंथ, है ना। हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हो, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग कैसे डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू। अगेन देखो ये वाला जो है इसके इक्विवेलेंट है ना, तो वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो क्या निकल रहा है आपका, उसका डायमेंशन सेम ही होगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज 40 होगा, 41 होगा, अच्छा 40 हो गया, 41 होगा। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो भाई इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। याद रखना, हाँ ये भी काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला सेम निकल के आएगा, लेकिन यहाँ बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसके थ्रू आपको फॉर्मूला भी पता चलेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखते जाते हैं भाई। अब मोमेंट, हाफ तो हाफ छोड़ दो, हाफ को तो कोई परेशान नहीं होना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया था टी रेज टू माइनस वन, उसका स्क्वायर करना है हमें, है ना। तो निकलेगा क्या हमारा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू। और देखो ये जो है सेम निकला है जो हमारा एनर्जी पहले भी निकला हुआ है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। सो एनर्जी है वो करेक्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हो, कि देखो वॉट एवर योर आउटपुट ऑफ वर्क इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपने इनपुट दिया था। ठीक है, वर्क या एनर्जी। ठीक है, तो आउटपुट जो भी वर्क आपको मिला है डिवाइडेड बाय जो आपने इनपुट दिया था, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब वर्क हमें पता है ना, वर्क या एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, और डिवाइड बाय क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू। क्यों हुआ ऐसा भाई, इनपुट और आउटपुट से परेशान नहीं होना है क्या, वो वर्क ही तो है। तो वर्क है तो उसको उसी डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो इसी से देखना जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना, ध्यान देना, ये जो एम जीरो एल जीरो टी जीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना उनके जो यूनिट्स होते हैं ना, वो उनके फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। ये चीज़ आप देखना जब आप कैलकुलेट करोगे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, एफिशिएंसी जो है ना वो कई बार हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, या डेसिमल फॉर्म में दिखाते हैं विदाउट एनी यूनिट्स। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज उनके डायमेंशनल फॉर्मूले में ही कोई यूनिट नहीं आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज योर एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो अब भाई एंगुलर इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स अगर आपको याद होगा तो इम्पल्स हम लोग फोर्स इनटू टाइम करते थे, लेकिन जब हम लोग एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉर्क इनटू टाइम होता है ना। जब एंगल की बात आती है तो टॉर्क क्या होता है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और थोड़ा सा 11th में भी हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क में क्या होता है, जैसे कि आपका जो है बाइसिकल का जो व्हील्स होता है, या कार के व्हील्स होते हैं, या आपके बाइक के व्हील्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं, तो वहां पे टॉर्क की बात होती है। ठीक है ना, फोर्स की बात नहीं होती है। तो टॉर्क इनटू टाइम, अब भाई टॉर्क हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, बिकॉज है तो वो क्या, सॉरी, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू,
और मल्टीप्लाई बाई किसके साथ करना है इसको, टी के साथ, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस वन। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एंगुलर इम्पल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर या मास इनटू मास, ठीक है। वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से निकलता है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई वो जो आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो मास के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, है ना। तो वो जो है उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल रहे हैं, है ना। तो हम सिंपल सी बात है, फोर्स हमें पता है क्या होता है, एम एल टू टी रेज टू, आई एम सॉरी, फोर्स क्या होता है, एम एल टी रेज टू माइनस टू, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर कर दो डिस्टेंस स्क्वायर के लिए और डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर कर दो। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, बहुत सिंपल है। डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालोगे तो ये एम रेज टू माइनस वन हो जाएगा। सो कैलकुलेट करो, टू ऊपर जाएगा तो एम रेज टू माइनस वन हो जाएगा, एल टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ओके, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया है, और टी रेज टू माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट किसने दिया था, साइंटिस्ट प्लैंक ने दिया था। इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, जो भी आपकी एनर्जी होती है उसको डिवाइड कर दो आप फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उससे क्या निकलता है, प्लैंक कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। तो भाई एनर्जी का तो हम इतना सारा निकाल लिया, अब याद हो जाना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, आपको पता है टी रेज टू माइनस वन होता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, m तो m वैसे ही रह जाएगा, एल स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, टी रेज टू माइनस वन हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स तरफ आते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, या कभी कभी हम इसको एंट्रोपी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। क्या है वो, हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी। तो हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी कैसे निकलता है, जो भी आपकी हीट एनर्जी है, जो भी आपकी हीट एनर्जी है उसको आप डिवाइड कर दो टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। अब हीट एनर्जी तो हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी है ना, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब आपको याद होगा डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, के से केल्विन, है ना। तो यहाँ पे एक और फोर्थ क्वांटिटी आ गया, दैट इज एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू के रेज टू माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी, ठीक है। सिमिलरली एक और फिजिकल क्वांटिटी हम देख लेते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो जो भी आपका हीट एनर्जी होता है, हीट कैपेसिटी क्या था, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो भाई हीट एनर्जी पता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का क्या होता है, के डायमेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m तो यहाँ 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर ही रहेगा, टी रेज टू माइनस टू ही रहेगा, पर के रेज टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मास की जो वैल्यू होती है या डायमेंशन होता है वो 0 हो गया, ये हमें पता चला। ठीक है। सिमिलरली एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये सब ना जब थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे इसका काम आएगा। ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। जो भी आपकी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको डिवाइड कर दो मास के साथ, तो उससे क्या मिलेगा, लेटेंट हीट। ठीक है। तो एक भाई एनर्जी ml² T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m, मास का m हो जाता है डायमेंशन, तो क्या होगा m0 L² T⁻², ये क्या निकल जाएगा, लेटेंट हीट। ठीक है। सिमिलरली एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब आपने जब हीट दिया है, थर्मल मतलब थर्मल, जब थर्मल की बात आती है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से एक पर्टिकुलर मटेरियल के एक्सपेंशन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो वो हम अच्छे से समझेंगे, बस यहाँ फॉर्मूला समझो। ये क्या होता है भाई, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय, भाई चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय जो भी आपका ओरिजिनल डायमेंशन था, ओरिजिनल डायमेंशन, एंड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज हम लोग थर्मल की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन, अब अगर आपको याद होगा डायमेंशन चाहे वो चेंज हो या ओरिजिनल हो, डायमेंशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ही तो कैलकुलेट होता है ना। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन भी क्या होगा, लेंथ के फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाइड बाय केल्विन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 L0 T0 K⁻⁻1। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, हम लोग अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, हीट एनर्जी है ना, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल की बात होती है यहाँ, और डिवाइड करना है किसके साथ, एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या होता है, ml² T⁻² मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो, थिकनेस, थिकनेस क्या होता है भाई, लेंथ के टर्म्स में होता है, डिवाइडेड बाई एरिया होता है L²। ठीक है। टेम्परेचर होता है केल्विन। ठीक है। टाइम क्या होता है T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, m तो m ही रहेगा। ठीक है। अब L की जगह जब हम लोग बात करते हैं तो भाई ऊपर में L³ है, नीचे में L² है, तो L⁻1 हो जाएगा। ऊपर में T⁻2 है, नीचे T है, तो T⁻3 हो जाएगा, और K⁻1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। नाउ इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है। जिसमें हम लोग जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे तो दो तरीके होते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। एक तो क्या है कि भाई कुछ फार्मूले तो आपको बेसिक याद होने चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो डायमेंशनल फार्मूले का हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने बताया था कि रिलेशन के फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा कि दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन सच अ वे दैट, है ना। फिर वो उसका रिलेशन बना के और उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव करने आएगा, और उसके बेसिस पे हो सकता है आपसे पूछे कि भाई अब आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, अब आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है, इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, करंट के,
ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके उन फॉर्मूलेज को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ तक मैंने इसलिए छोड़ दिया है बिकॉज इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, दोज डायमेंशनल फॉर्मूलेज आर नॉट इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, वो 12th स्टैंडर्ड में आके आएगा। अभी आपको उसको अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन रेफर what your appendix of your टेक्स्ट बुक, है ना। अब कौन सा अपेंडिक्स है? अपेंडिक्स A9, ठीक है। आप अपेंडिक्स A9 देखो अपने टेक्स्ट बुक का, वहां पे आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूला के आपको क्या मिल जाएगा, डायमेंशनल सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएंगे विद देयर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट बुक को देखते नहीं है ना, वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक और उसके जो पीछे अपेंडिक्स दिया होता है ना, उसको देखा करो, वहां पे कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ कुछ ग्रीक सिंबल्स एंड एवरीथिंग सब कुछ दिया होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस जो मैंने पढ़ाए थे, तो प्रीफिक्सेस भी आपको वहाँ पे अपेंडिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर मोर रेफरेंस, अगर आपको और डायमेंशनल फॉर्मूला का प्रैक्टिस करना है, देखो आप समझो मैंने इतना सारा लिख लिख के क्यों पढ़ाया है आपको, ताकि यहाँ से आपको 3 बातें पता चल जाए। पहला कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। सेकेंड, भाई डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला किसका चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का चाहिए। वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 50 फिजिकल क्वांटिटीज बताए हैं, और दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सक्लूडिंग व्हाट, योर इलेक्ट्रिक करंट, योर लाइट, ऑप्टिक्स, है ना। ये फील्ड मैंने बताया था ना, फिजिक्स के फील्ड होते हैं, ऑप्टिक्स, है ना, जिसमें लाइट वगैरह पढ़ते हो, जो क्लास 10th में पढ़े हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब चीज़ें, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें जो है, इनके फॉर्मूला अभी मैंने छोड़ दिए हैं, इसको आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 बातें क्या क्या बताई, एक फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, दूसरा उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो किन डायमेंशंस का यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं या मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैकेनिक्स में हम लोग मैकेनिक्स में लिख देता हूँ। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें L और T, ये 3 के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने डायमेंशनल फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे इस फॉर्मूले को देख लो, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। यहाँ पे L2T⁻² है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जैसे जैसे आप मैकेनिक्स से स्विच करते हुए आगे बढ़ोगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे, या फिर आपके जो क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे, तो कई जगह आप क्या देखोगे कि भाई आपका जो m की वैल्यू है वो वहाँ काम नहीं आ रही है, L की वैल्यू काम नहीं आ रही है। वहाँ पे आपको खुद सोचना है कि भाई मुझे K के फॉर्म में लिखना है, L के फॉर्म में लिखना है, T के फॉर्म में लिखना है, M को यहाँ मैं छोड़ सकता हूँ क्या। अगर फॉर्मूले में, है ना, मान लो जैसे कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, हीट एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी में m टर्म आता है। अगर m टर्म आता है और अगर फॉर्मूले में, डायमेंशनल फॉर्मूले में m की वैल्यू 0 भी आ रही है, तो उसको m को आप रिप्रेजेंट करो विथ इट्स एक्सपोनेंट एज 0। लेकिन अगर आपको देखना है कि मान लो इस पर्टिकुलर पूरे डायमेंशनल फॉर्मूले में, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले में, फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में अगर कोई एक टर्म, लेट अस सपोज अगर टाइम की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप टाइम को हटा भी सकते हो, नो इश्यूज है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई क्वांटिटी आ रहा है, मैं हटाने की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना। देखो ये 3 MLT के फॉर्म में मैकेनिक्स में तो लिखा ही जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब जैसे टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर में कभी कभी टाइम का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, MLT⁻², K⁻⁻1, है ना, और फिर उसके बाद और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी mol⁻3, तो कितना बड़ा लिखोगे, है ना। तो अगर जरूरत नहीं है तो वहां पे अगर
कोई एक क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है उस फॉर्मूले में, तो वहाँ पे उस क्वांटिटी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखना है। अगर फॉर्मूले में वो सारे क्वांटिटीज़ हैं तो आपके डायमेंशनल फॉर्मूले में उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इन स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कई जगह आप देखो कि आपका जो है, जैसे यहाँ पे वर्क, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका आ तो रहा है m⁻⁴, l⁻⁴ t⁻⁴, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे सिंस m⁻l⁻t के फॉर्म में है, मैंने तीनों के फॉर्म में लिखा है। मैं यहाँ ये भी तो लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर कायदे से देखा जाए तो एफिशिएंसी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या है, 1 × 1 × 1 ही आ गया है ना, तो एफिशिएंसी का कोई यूनिट होता नहीं है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, किसके फॉर्म में, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, वो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर चैप्टर 2, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस और यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ योर फिजिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे फोकस करेंगे, जो कि क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे, और इस बीच में आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी चैप्टर 2 के कराते जाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस